अपराध करना आजकल आम बात हो चुकी है। आए दिन हम लोग हत्या और बलात्कार की खबर सुनते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड के बारे में सुना, जिसमें श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने ही श्रद्धा की हत्या करके उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रद्धा की तरह एक और हत्या हुई थी जिसने पूरे देश को दहला दिया था। इस हत्याकांड में न केवल हत्या की गई बल्कि श्रद्धा की तरह लाश के 70 टुकड़े कर दिए गए थे। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा गुलाटी की, जिसकी हत्या करके 72 टुकड़े कर दिए गए और लाश को डीप फ्रीजर में डाल दिया गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ऐसी ही सनसनीखेज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो ये कहानी है देहरादून के राजेश गुलाटी और दिल्ली की अनुपमा गुलाटी की। राजेश गुलाटी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इनका साल 1999 में अनुपमा गुलाटी से प्रेम विवाह होता है और दोनों पति पत्नी अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। अमेरिका में अनुपमा भी नौकरी करना चाहती है और राजेश से कहती है कि उसे भी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन राजेश उसे नौकरी करने से मना कर देता है। बस यही से राजेश और अनुपमा के रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। राजेश और अनुपमा को 2006 में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसी बीच अमेरिका में मंदी आ जाती है और राजेश की नौकरी भी चली जाती है। अब राजेश जॉबलेस था और घर चलाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो अपना घर बेचकर वापस भारत आ जाता है। भारत वापस आकर वो देहरादून के गोविंदगढ़ में एक फ्लैट लेकर रहने लगता है। इसी बीच कोलकाता की एक कंपनी में उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी भी मिल जाती है और वो अपनी फैमिली को देहरादून में छोड़कर कोलकाता चला आता है। इधर राजेश और अनुपमा के बीच की लड़ाई भी बहुत बढ़ जाती है और मामला कोर्ट तक चला आता है। कोर्ट राजेश को हर महीने अनुपमा को खर्च के लिए 20,000 रुपए देने को कहती है ताकि अनुपमा घर चला पाए। धीरे धीरे समय ऐसे भी बीतता गया और सन 2010 भी बीतने को आया। राजेश कुछ समय से लगातार देहरादून में था और अनुपमा भी राजेश के साथ रह रही। 15 अक्टूबर के बाद अचानक से अनुपमा का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन अनुपमा की ईमेल के जरिए अपने घर वालों से बात करती रहती है। अनुपमा के घर वालों को अनुपमा का यह बर्ताव शायद अजीब सा लगा होगा, इसलिए उन्होंने कई बार राजेश को कॉल करके अनुपमा से बात करवाने को कहा, लेकिन राजेश हर बार कॉल पर बात करवाने से मना कर देता और कहता कि अनुपमा बाहर गई हुई है। ऐसे ही अक्टूबर भी बीत गया और देखते देखते दिसंबर का महीना आ गया। अनुपमा की बात घर वाले से कॉल पर तो नहीं हुई, लेकिन ईमेल के जरिए अनुपमा से लगातार उनकी बात होती रही। अनुपमा के घर वाले अब परेशान हो जाते हैं और अनुपमा के भाई सुजान कुमार प्रधान को देहरादून भेजते हैं। सुजान 12 दिसंबर को देहरादून पहुंचता है, लेकिन सुजान को देखते ही राजेश सुजान पर गुस्सा हो जाता है और घर के अंदर घुसने भी नहीं देता है। सुजान को शक हो जाता है और वो पास के पुलिस स्टेशन में अपनी बहन अनुपमा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। पुलिस अब राजेश के फ्लैट पर आती है और राजेश से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस राजेश के फ्लैट की तलाशी भी लेती है, जिसमें पुलिस की नजर एक डीप फ्रीजर पर पड़ती है। जब पुलिस वाले डीप फ्रीजर को खोलते हैं तो पुलिस को छोटे छोटे प्लास्टिक बैग में मांस के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस को एक फ्रीजर से एक खोपड़ी भी मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि अनुपमा की होती है। अब पुलिस राजेश को गिरफ्तार कर लेती है। राजेश को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट राजेश को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज देती है। पुलिस रिमांड में राजेश जो बयान देता है
वो आगे सुनिए। अमेरिका में अनुपमा की दोस्ती मेरे एक नजदीकी दोस्त से हो जाती है और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और हमारे बीच इस वजह से झगड़े होते रहते थे। इसी बीच हमें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, लेकिन अनुपमा ज्यादातर समय मेरे दोस्त से बात करने में ही बिता देती थी। अमेरिका में मंदी का दौर शुरू हो जाता है और हम भारत आ जाते हैं। अनुपमा भारत से भी मेरे दोस्त से छुपकर बात करती ही रहती है, जिस वजह से हमारे बीच की लड़ाई कम नहीं होती है। मैं अपनी जॉब के लिए कोलकाता चला आता हूँ और मेरी दोस्ती भी कोलकाता में एक महिला से हो जाती है। क्योंकि यह महिला भी घरेलू हिंसा की शिकार थी, इसलिए मेरी दोस्ती इस महिला से जल्दी हो जाती है। मैं भी इस महिला से प्यार करने लगता हूँ और इससे 2009 में उससे दूसरी शादी भी कर लेता हूँ। लेकिन मेरी दूसरी शादी की खबर अनुपमा को लग जाती है और हमारे बीच लड़ाई हो जाती है। मैं किसी तरह अनुपमा को मना लेता हूँ और कहता हूँ कि मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। 17 अक्टूबर को मेरे और अनुपमा के बीच एक बार फिर से पैसे के लिए लड़ाई हो जाती है और मैं गुस्से में अनुपमा को धक्का दे देता हूँ। अनुपमा गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। मुझे लगता है कि अनुपमा मेरे खिलाफ जरूर पुलिस के पास जाएगी, इसलिए मैं तकिए से उस हत्या के समय हमारे दोनों बच्चे घर में नहीं थे, इसलिए उनके आने के पहले ही मैं अनुपमा को दूसरे बाथरूम में बंद कर देता हूँ। और जब बच्चे आते हैं तो उनसे कहता हूँ कि अनुपमा नानी से मिलने दिल्ली चली गई है। इसके बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं बाजार से कुछ प्लास्टिक बैग, एक डीप फ्रीजर, इलेक्ट्रिक आरी और स्टोन कटर मशीन लाकर घर के एक दूसरे कमरे में ही छुपा कर रख देता हूँ। उसके मुंह को दबाकर उसकी हत्या कर देता हूँ। अगले दिन बच्चे जब दोबारा स्कूल चले जाते हैं तो मैं इलेक्ट्रिक आरी से अनुपमा के शरीर के छोटे छोटे 72 टुकड़े कर देता हूँ और प्लास्टिक बैग्स में पैक करके फ्रीजर में डाल देता हूँ। किसी को शक ना हो इसलिए लोगों को गुमराह रखने के लिए अनुपमा के ईमेल से मैं अनुपमा के घर वालों और दोस्तों से बातें करता रहता था। इसके बाद राजेश ने धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को जो उसने प्लास्टिक बैग्स में रखे थे उनको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। वो हर बार 1-2 प्लास्टिक बैग्स लेता और उसे जाकर मसूरी रोड के पास जंगलों और नालियों में फेंक देता था। पुलिस मसूरी रोड के जंगलों और नालों से अनुपमा के शरीर के टुकड़े बरामद कर लेती है और राजेश को कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में राजेश को गुनाहगार साबित करने में 7 साल लग जाते हैं। कोर्ट 1 सितंबर 2017 को राजेश को हत्या के लिए धारा 302 और सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत उम्र कैद और 15 लाख के दंड की सजा सुना देती है। कोर्ट आगे कहती है कि 15 लाख में से 70,000 रुपए राजकीय कोष में जमा होंगे और बाकी के पैसे राजेश के दोनों बच्चों के नाम पर जमा होंगे। 2018 में राजेश इस फैसले के विरुद्ध दोबारा कोर्ट में अपील करता है, जो अभी तक पेंडिंग है। अनुपमा की हत्या का केस देहरादून के पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक जी.एस. मर्तोलिया के कार्यकाल में हुआ था। जी.एस. मर्तोलिया ने इस हत्या के बारे में अपने बयान में कहा था कि इस तरह के हत्या करने वाले लोगों को सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपने करियर में ऐसा मामला पहली बार देखा है जहां शव के साथ इतनी क्रूरता की गई है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो हमें उसकी जानकारी दें, ताकि हम उस घटना को लोगों तक पहुंचा पाए और लोगों को सतर्क कर पाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही अलगी कहानी के साथ हम जल्दी ही वापस आएंगे।